हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में एक व्यंग रचना दी गई है। वो व्यंग रचना है तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी जिनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस व्यंग रचना में लेखक शरद जोशी कहना चाहते हैं कि अतिथि जो है वह हमेशा भगवान नहीं होता है। जैसे लोग मानते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो यहाँ हमारे लेखक क्या कह रहे हैं कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होता है। अब ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते हैं? तो देखिए बच्चों, लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक के घर पर आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए लेखक के मन में बार बार यह सवाल आता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। और जैसे ही 5वां दिन होता है, लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि यदि तुम 5वें दिन भी नहीं गए तो मुझे अपनी सभी मर्यादाओं को भूलना होगा और तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहना होगा। तो इस प्रकार किसी भी अतिथि को कभी भी विवश नहीं करना चाहिए मेज़बान को इस तरीके की बात कहने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम इस व्यंग रचना को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक इसमें क्या कहना चाहते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमन रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, यहाँ जो हमारे लेखक हैं वह अतिथि से बहुत ही परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे आए हुए 4 दिन बीत गए हैं और अब मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे। तो इस पाठ में हमारे लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की व्यंग्यात्मक ढंग से खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए ही चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका ज़्यादा समय तक टिके रहना मेज़बान के लिए क्या होगा, तकलीफ देह, फिर भी जो ऐसे अतिथि होते हैं वह जल्दी नहीं जाते। तो लेखक उन्हीं पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। हमारे लेखक अतिथि सत्कार से क्या हो गए हैं, ऊब गए हैं। इसीलिए बार बार उनके मन में अब सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। और कहते हैं कि तुम जो निसंकोच घर में बैठे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, क्या तुम्हें एक बार भी कैलेंडर नहीं दिखता है जो मैं तुम्हारे सामने ही बदलता रहता हूँ। कम से कम तुम इतना तो देखो कि तुम्हारे आए हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और देखिए बच्चों, वह अतिथि को एक उदाहरण भी देकर बताते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जाता है वो बहुत लंबी दूरी तय करके जाता है, फिर भी 2 दिन रुकने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। तो अतिथि से कहते हैं कि तुम तो फिर भी बहुत कम मील की दूरी तय करके आए हो और जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे अतिथि से लेखक बहुत ही परेशान हो चुके हैं
कहते हैं कि तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। भारी कमलों की छाप क्यों कहा लेखक ने? अब लेखक इतने परेशान हो गए हैं कि कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो कमल चरण हैं वह मेरे घर में अंकित हो चुके हैं। अब कुछ ऐसा करो कि अब अपने घर की ओर प्रस्थान करो। और कहते हैं कि तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारा पृथ्वी नहीं पुकारता? तो कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मेहमान नवाजी की जितनी हद थी, जितनी सीमाएं थीं, वो सब मैंने पार किया। यानी मैंने वो सारे कार्य किए जो एक अतिथि के स्वागत में करना चाहिए। अब सिर्फ इतना ही लेखक कहते हैं कि अब तुम्हें भी सम्मान के साथ अपने घर, अपने शहर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ पर जो लेखक ने पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल किया है कि तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यह कहने का अर्थ है बच्चों कि क्या तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती? आगे कहते हैं, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। अब देखिए, जैसे ही अतिथि उनके घर में आया तो उनके मन में क्या होने लगा? एक अज्ञात आशंका उत्पन्न होने लगी कि यह आ तो गया है, लेकिन जाएगा कि नहीं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों कि उनका बटुआ कांप गया? अब देखिए, कोई भी अतिथि आता है तो उसकी मेज़बानी में हम वह सब कुछ करते हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। जैसे आप ही के घर में अगर कभी आपके नाना नानी आ जाते हैं या कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उस दिन घर में मम्मी पापा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खान पान एवरीथिंग करते हैं उनके लिए। लेकिन वही अतिथि एक दिन रहे तो बहुत बेहतर, लेकिन 4-5 दिन रहे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो लेखक इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम आए तब मेरा बटुआ कांप गया। यानी अब उनको पता चल गया कि बहुत खर्चा होने वाला है। इसके बावजूद एक स्नेही भीनी मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हें गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग की डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। जैसा कि बच्चों अभी आपको बताया है कि लेखक क्या कह रहे हैं कि जब अतिथि उनके घर आया तो उन्हें पता चल गया कि अब खर्चे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि जब तुम आए तो हमने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से सत्कार किया। तुम आए तो उन्होंने क्या किया, जो उनका मध्यम वर्ग का भोजन था, जो रात का उनका भोजन था, उन्होंने उसको एक स्पेशल डिनर बना दिया। उस दिन घर में 2 सब्जियां बनी, रायते बने और खाने के लिए मीठा में भी कुछ था। और दिन ऐसा नहीं होता था। तो हम सब के घर भी अगर अतिथि आता है बच्चों, तो हम सब भी इसी प्रकार से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अतिथि किसके बराबर होता है? देव के बराबर, यानी देवता के बराबर, और देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जब तुम आए थे तो हमने वह सब कुछ किया जो एक अतिथि के लिए करना चाहिए, और इसके एवज में हमारे मन में सिर्फ एक ही आशा थी कि तुम आए, अपना आवभगत करवाए और अब तुम अपने घर प्रस्थान करो। अब देखिए आशा क्या थी, वो देखिए। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। क्या आशा लेखक ने की थी? कि जो अतिथि उनके यहाँ आ रहा है वह एक दिन उनके यहाँ रहेगा और फिर दूसरे दिन अपने घर को प्रस्थान कर जाएगा। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे,
मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। तो देखिए कितनी सारी बातें लेखक ने अपने मन में सोच लिया। अब सचमुच बच्चों, जो अच्छे अतिथि होते हैं वह किसी के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकते। तो लेखक के मन में यही था कि जो अतिथि उनके यहाँ आ रहा है वह एक दिन के लिए आएगा और सुबह फिर चला जाएगा। तो वही कहते हैं कि हम तो दिखावे के लिए तुमसे आग्रह करेंगे ही कि तुम रुक जाओ, लेकिन एक अच्छे अतिथि होने के नाते तुम चले जाओगे। तो ये सभी बातें लेखक के मन में आ रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे, यानी दूसरे दिन भी तुम मेरे घर में ही रहे, जाने का नाम ही नहीं लिए। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब देखिए भाई, कोई घर में अतिथि आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके सामने तो दिखावा हंसी हंसेंगे ही ना, थोड़ी ना मुंह फुला लेंगे। तो कह रहे हैं कि हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी हमारी जो भी परेशानियां थी, दुख थी, तकलीफ़ें थी, हमने वह सब अपने अंदर ही छुपाए रखा और तुम्हारे सामने मुस्कुराते रहे। स्वागत सत्कार के लिए उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हमने तुम्हारा आवभगत किया। वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अब देखिए बच्चों, लेखक ने अतिथि के लिए रात्रि के भोजन को डिनर में कन्वर्ट कर दिया, मध्यवर्गीय लोगों का जो डिनर होता है उस तरीके से, और दिन का जो भोजन था उसको उन्होंने लंच की गरिमा दी, यानी जो लंच में होना चाहिए वो सभी चीज़ें अतिथि के लिए मौजूद था। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया, और रात में लेखक ने उन्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोड़ है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब लेखक बहुत ही उदास हो गए। कह रहे हैं कि हमने तो यही सोचा था कि तुम आओगे, एक दिन रुकोगे और फिर चले जाओगे, लेकिन तुम तो आए तो यहाँ टिक ही गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और लेखक कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी कि जब तुम जाओगे तब हम सब तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाएंगे, लेकिन तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। तुम तो आए तो यहाँ टिक ही गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात प्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य का बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़ा अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो लेखक के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। अब अतिथि उनके यहाँ रुका हुआ था, जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो कहते हैं कि तीसरे दिन जब अतिथि ने उनसे कहा कि उसे कपड़े धुलवाने हैं, तो लेखक को ऐसा लगा कि अच्छा चलो कपड़े उपड़े धुलवा के जो अतिथि है वो उनके घर से चला जाएगा। तो उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होने लगी कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, यानी देवता किसे कहा जाता है? जो अतिथि आया, सेवा सत्कार करवाया और चला गया। जो रुक करके परेशान करे वो अतिथि नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं लेखक कि जब तुमने तीसरे दिन कपड़े धुलवाने के लिए कहा तो मन में बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न हुई कि चलो अब यह चला जाएगा। अब लेखक ने क्या किया कि किसी लॉन्ड्री पर उसके कपड़े दे दिए ताकि वह जल्दी झुल जाए। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम जल्दी जाना है। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो कपड़े उसके अतिथि ने उन्हें दिए थे धुलवाने के लिए, उन्होंने सारे कपड़े कहाँ दे दिए? लॉन्ड्री में, ताकि कपड़े जल्दी धुल जाएं और अतिथि चला जाए। उन्हें भी यही लगा कि कपड़े धुलवा के अतिथि चला जाएगा। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं।
मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। औपचारिक कुर्ता यहाँ क्यों कहा है? अब उनका मन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो औपचारिकता निभा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। अब जैसे ही पत्नी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पत्नी क्या बोलते हैं लेखक कि जो मेहमान, जो गेस्ट हमारे यहाँ हैं, अतिथि, उनके कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहा हूँ। अब लॉन्ड्री में देने जा रहा हूँ तो मन में थोड़ा ये था कि चलो कपड़े धुल जाएंगे तो हो सकता है अतिथि अगले दिन चला जाए। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। तो कहते हैं कि ऐसी आंखें मैंने पहले कब देखी थी? जब उनसे शादी करने वाला था। पर अब जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, क्योंकि जब अब उनकी पत्नी की आंखें बड़ी होती है, इसका अर्थ यहाँ पर ये है बच्चों कि वो अब लेखक से यह सवाल कर रही हैं यहाँ पर कि यह जो तुम्हारा अतिथि है, मेहमान है, वो कब जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी भी उस अतिथि से बहुत परेशान हो गई थी। तो जब अब उनकी पत्नी आंखें बड़ी करती हैं तो लेखक का मन छोटा हो जाता है, यानी लेखक जो हैं वो डर जाते हैं। तो कहते हैं कि वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। तो बच्चों, अतिथि तुम कब जाओगे? यह व्यंग्यात्मक रचना का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी रचना के दूसरे भाग में। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।